हमें अब पता चल गया कि समापन में बिल्ली क्या थी, वह टर्बो दादी है। तो चलिए एपिसोड के बारे में विचार विमर्श करते हैं। पिछले एपिसोड से शुरू करते हैं जहां मोमो स्कूल गेट पर ओकारून का इंतजार कर रही है क्योंकि वह घबरा रहा है। मुझे छात्रों के बीच की गपशप की बारीक जानकारी बहुत पसंद है और वह बेहतरीन है। तो खैर, हमें डॉन टू डॉन के सबसे अच्छे पहलुओं में से एक के बारे में बात करनी है जो आम तौर पर है, और यह कुछ ऐसा है जिस पर मैंने अपने डॉन टू डॉन चैनल पर पहले भी चर्चा की है, इसीलिए यह हाल के अध्यायों के लिए भी लागू होता है। मोमो और ओकारून के बीच का संबंध बस एक है जिसके पीछे खड़ा होना और समर्थन करना आसान है जब आप उन्हें साथ में देखते हैं, और संक्रमण इतना प्रभावशाली है और मुझे लगता है कि यहाँ कुछ साधारण कारण हैं। उदाहरण के लिए इस एपिसोड के शुरुआत में ओकारून को धमकाया जा रहा था और उससे नीचे बात की जा रही थी। पहले वह बस इसे सहन कर लेता और चुपचाप बैठ जाता। हालांकि अब ओकारून का नजरिया अलग है। चूंकि अब उसके जीवन में मोमो है, उसे लगता है कि वह किसी भी चीज का सामना कर सकता है और यहाँ तक कि जानबूझकर उन्हें धमकाने के लिए क्षमा भी कर देता है, जो बदमाशी का सामना करते और अनदेखा किए जाने पर आसान नहीं होता है। मेरा मतलब है कि लड़के को सचमुच उस गेंद से चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन यह संबंध इतना अच्छा काम करता है क्योंकि वे एक दूसरे को मनुष्य के रूप में समर्थन देते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं। इसलिए उनका संबंध केवल शो के लिए या किसी वर्ग को आकर्षित करने के लिए या कुछ बनावटी नहीं लगता जो हवाई तौर पर बनाया गया हो। उनका रिश्ता एक दूसरे पर मौलिक भरोसे के ऊपर बना है जो खुद होने देता है और दोनों को एक दूसरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास देता है, विशेष रूप से ओकारून, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और मोमो के लिए यह अलग है लेकिन काफी सरल भी है। मोमो ऊब जाती है और वह अपने काम के बाहर एलियंस के बारे में बात करना चाहती है। अब मोमो को कोई पुरुष मित्र की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ इसलिए उत्सुक है क्योंकि वह ओकारून के संग एलियंस के विषय में वार्तालाप करना चाहती है। इसका मतलब है यह उसकी प्रारंभिक भावनाओं से कहीं अधिक बड़ा परिवर्तन है। पहले उसे एलियंस पर विश्वास ही नहीं था, परंतु ओकारून ने उसे नई दुनिया की दृष्टि दी। यह भी शायद इस बात का प्रमाण है कि वह एलियंस द्वारा हमला होने की स्थिति में थी और उसने एक उड़न तश्तरी का द्वार लात से खोल दिया था ताकि दो डरे हुए लड़कों को बचा सके। और जानते हैं, ओकारून भी उसी तरह का है। वे दोनों एक साथ रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से संवाद करने की इच्छा रखते हैं, और मुझे विश्वास है कि सभी को कभी न कभी यह अनुभव होता है जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और सिर्फ उनसे चर्चा करना चाहते हैं। यह जानकर कि यह आपसी है, यह काफी सामान्य है। पहले पलों में इस भावना का खूबसूरती से वर्णन किया गया है कि यह कैसा अनुभव होता है, एक व्यक्ति की इच्छा लिए बिना भावुकता। यह वह भावना है जब आप किसी के निकट रहना चाहते हैं, जो हमें व्याकुल करती है और खुशी देती है जब हम मिलने जाते हैं। हाँ, मुझे पता है मैंने यह यादृच्छिक तथ्य बता दिया है, पर मुझे यह इतना सटीक लगा क्योंकि मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ। मैं इन अनौपचारिक आकर्षणों को पालता हूँ क्योंकि मैं रोज पर्याप्त लोगों से मिलता हूँ। मेरा मतलब है शायद आप भी। इसी तरह ओह भगवान, इस एपिसोड में कुछ अद्भुत आवाज अभिनय था। पूरा ओपनिंग सीन अभिनय के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से संयोजित किया गया था, लेकिन इससे एक्रोबेटिक सिल्की आर्क के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक की ओर ले जाता है। और हाँ, यह पहले एपिसोड में होता है। दोनों एक दूसरे को स्कूल में खोजने लगते हैं और यह काफी मजेदार होता है क्योंकि जब वे इधर उधर देख रहे होते हैं तब उन्हें एहसास नहीं होता कि वे पूरे समय एक दूसरे के चारों ओर ही रहे हैं। सबसे अच्छा हिस्सा तब होता है जब वे बेंच पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बिना यह महसूस किए कि मानो जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाएंगे वो एक दूसरे को देख लेंगे। दोनों उदास हैं। ओकारून सोचता है कि उसने मौका गंवा दिया, मोहो उसे कहीं नहीं पा सकती, लेकिन अंत में वे उठकर जाने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और अचानक चूम लेते हैं। जब मैंने पहली बार यह दृश्य देखा, मैं इसके प्रबंधन से बहुत प्रभावित हुआ था। ओकारून के बिना अपने जीवन में काम नहीं कर सकती और इसके विपरीत भी, क्योंकि ओकारून के बिना मोमो अन्य लोगों की चिंता में और उदास रहती है और ओकारून मोमो के बिना काम नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे दुनिया का सामना करने की आत्मविश्वास देती है। मूल रूप से ये दोनों एक ही चीज हैं। उन्हें एक दूसरे की जरूरत है ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ बन सकें, और मेरे हिसाब से रोमांस को इस तरह से दिखाया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर यह बहुत कम होता है। खुशी का लक्ष्य और पल इस शानदार केमिस्ट्री शो के साथ समाप्त होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं और महान वॉयस एक्टिंग होती है। इससे मैं आगे नहीं बढ़ पाता। बस उनके दोस्तों द्वारा किस करते हुए पकड़े जाने की अजीबता। मेरे ख्याल से पूरी कहानी सिर्फ बहुत अच्छी थी, कुछ बहुत अच्छी लाइंस के साथ। सच में आपको क्या लगता है, उनमें से कोई एक या दोनों ही कुछ कम होंगे? शायद ओकारून हो क्योंकि वह बहुत शर्मीले हैं, शाय बॉय, पर नहीं, वह मोमो को बुद्धू कहता है और मोमो किसी कारणवश ओकारून को गंजा कहती है, और शायद वह अंधी हो, कौन जाने। शायद वह 4 आंखों की आवश्यकता महसूस करता होगा, मुझे यकीन नहीं है। मोमो के मित्रों ने पाया कि वे वास्तव में काफी निकट थे। जब लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हैं बिना कोई दिल दुखाए, तो यह विश्वास का प्रमाण होता है। यही तो विश्वास है दोस्तों। वे एक दूसरे पर इतना विश्वास रखते हैं कि ऐसी बातचीत संभव होती है। और हाँ, उनका कहना है कि वे कभी बात नहीं करेंगे। आगे देखा जाएगा, इस नाव से कोई नहीं बचेगा। हालांकि बुरी खबर है, ओकारून को भले ही उसकी केले की आवाज वापस मिल गई हो, पर वह एक अजीब मोड में अपने पारिवारिक गहने खो चुका है। तो वह मोमो के पास जाता है और उसके सभी दोस्तों के सामने यह विचित्र और पागल पोज बनाता है। यह पूरा दृश्य बहुत ही शानदार था क्योंकि यह पिछले पर आधारित था। मोमो ओकारून को बार बार अस्वीकार करती है क्योंकि उसमें बहुत गर्व है, यहाँ तक कि जब वह उसकी मदद की जरूरत करता है। यह दृश्य हास्य से भी भरा हुआ था। दोस्तों का उसका मजाक बनाना सचमुच मजेदार रहता है, ओकारून के साथ भी बेहद आनंददायक। परंतु सारांश में इस घटना ने यह
पुष्ट किया कि वे एक दूसरे के कितने आवश्यक हैं। इसने ये भी उजागर किया कि दोनों अब भी एक दूसरे के साथ कुछ असहज हैं और चुंबन की परिस्थिति को भुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से लगाव है, परंतु वे या तो बहुत सीधे हैं या इस भावना को पहचानने में बेहद संकोची हैं। इसीलिए ओकारुन एक बार फिर ठुकरा दिया गया, मगर स्पष्ट है कि मोमो भी वही अनुभव कर रही है और वह उसके अरमानों को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, किंतु अभिमान के चलते वह पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि ओकारुन ने जता दिया कि ये केवल पलटवार था। जब ओकारुन एक गुलाबी बालों वाली स्टाइलिश लड़की से टकराता है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि महान आयने सकुरा ने आवाज दी है, वह बहुत प्यारी, अच्छी और कुछ हद तक भोली और हवा में उड़ती नजर आती है, लेकिन असल में उससे टकराने के बाद वह तुरंत उसे एक नेर्ड और कचरा कहकर बकवास करती है। और हम दूसरे लोगों को कचरा नहीं कहते, नहीं, हम नहीं कहते। उसके दिखावे के विपरीत यह लड़की बस एक कठोर महिला है। कड़ी का नाम, जहां मोमो अपने प्रेमी के साथ बातचीत करते हुए गलती से बाल्टी अपने सिर पर गिरा देती है। इसी क्षण हमें लड़की का ईरा का नाम झात होता है। मोमो ओकारुन का समर्थन करते हुए खड़ी होती है और ओकारुन को ईरा तक पहुंच सके इतने जोर से बताती है कि उसे टब के गिरने का नहीं, उस तरह के व्यक्तित्व की जरूरत है। और मोमो ईरा से नाखुश थी क्योंकि वह ओकारुन में विशेषता नहीं देख पाई। वह जिंदा थी। उसकी आकर्षण और आयरा ने उसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह एक नर्स की तरह दिखता था। बस एक और उदाहरण मोमो के इतने दयालु दिल का, और एक ऐसा व्यक्ति जो जानकार भी नहीं है। और पता है क्या, कोई कष्टप्रद ट्रोप्स नहीं, लड़के और लड़कियां, उन्हें बस एक दूसरे से प्यार है, बस इतना ही। और हाँ, दूसरे दृश्यों में कभी यह स्पष्ट होता है, कभी सूक्ष्म और कभी थोड़ा जटिल। मैं इसे समझ निकलूंगा और सब ठीक जो अच्छे में समाप्त हो, है ना? क्योंकि मोमो ने ओकारुन से माफी मांग ली उसे जो कहा था, और वास्तव में उसके दोस्त बनने में शर्मिंदा भी नहीं है। परंतु उन्हें एक प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ओकारुन अपने आभूषण खो चुके हैं। इस घटना की जानकारी पाकर मोमो तो बस मुस्कुरा देती है और फिर वे सेइको से सलाह मांगने के लिए वापस उसके निवास पर जाते हैं। सेइको का मानना है कि नहीं, उसे उसकी चीजें देखने में दिलचस्पी नहीं है, वह तो केवल उसके व्यक्तित्व में गहराई में जाना चाहती है। बात वहीं की वहीं रह जाती है। इसी बीच मोमो सिर्फ ओ बोबो इस एपिसोड में महान था, बस हंसता हुआ जमीन पर लौटता हुआ। लेकिन ओकारुन के लिए चीजें खराब हैं क्योंकि सेइको उसे देखती है। उसे एहसास होता है कि उसमें कुछ विशेष है, इसलिए उस पर काम करने का इरादा है। आखिर में ओकारुन में क्या हो सकता है? अब तक हमें जिन स्प्रिट्स का पता चला है वे हैं बंधा हुआ केकड़ा और टर्बो ग्रैनी, जिन्हें पराजित किया जा चुका है। इसलिए वे अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां ओकारुन के सिर पर मोड़े गए कागज के टुकड़े से मारते हुए उसे मूर्ख कहा जाता है। अंत में उन्होंने अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा किया। नीली ज्वाला को एक बिल्ली की गुड़िया में स्थानांतरित करते हैं, जो अंततः खुलासा करती है कि वह और कोई नहीं बल्कि टर्बो ग्रैनी खुद है, और वह हाय माय वह खुश नहीं है। ये दादी बेहतरीन दिनों में भी मुंहफट होती है और ओकारुन को उन सभी को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। वह समय चाहता है और शक्तियों का स्वयं उपयोग करना चाहता है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोमो ने टर्बो ग्रैनी के साथ समझौता किया और उनके साथ एक सौदा किया। यदि वह उसका सामान वापस देगी तो वह उसे उसकी शक्तियां वापस कर देगा, क्योंकि मोमो उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। इससे पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी बुरी नहीं थी। वास्तव में उसने फोन के माध्यम से मोमो का यौन उत्पीड़न होते सुना। सबसे संभावित कारण यह है कि इसीलिए उसने ओकारुन के पीछे जाने और मोमो को बचाने का फैसला किया। यह व्यक्तिगत नहीं था जैसा कि वे कहते हैं। यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। लेकिन यहाँ समस्या है, कल ग्रैनी, हाँ, उसने ओकारुन का सामान खो दिया है। उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है। और मुझे यह पूरा दृश्य बहुत हास्यास्पद लगा। हंसी और मोमो जमीन पर लुढ़कते हुए और चेहरे बनाते हुए, सेइको टर्बो ग्रैनी की पिटाई करते हुए।